बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 है और इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो है इसको आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको। तो देखिए पेज नंबर 25 पर सबसे पहले पहला सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जिंक, यानी कि जिंक का एग्जाम्पल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और दूसरी बात जो इसने आपसे ये पूछी है कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर कर रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के, तो आपके हिसाब से ये जो कंपैरिजन है मास के अकॉर्डिंग्स में ये क्या होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जिंक का सैंपल लिखा हुआ है। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों मेंशन है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतने ही ऑलमोस्ट अगर न्यूट्रल सैंपल हो तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि P इज इक्वल टू 30, जितना P है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो 30। अब आ जाते हैं आप न्यूट्रॉन्स, इसको कैसे मालूम करें। इसका बहुत आसान फार्मूला होता है A माइनस Z, ये क्लास 9 से सीखते हुए आ रहे हो आप। 65 में से 30 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 35। तो इतने न्यूट्रॉन्स जो है वो आ जाएंगे। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन जो है उसके मास को विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका आसान तरीका है, देख लीजिए। 1836 टाइम्स जो है ये लेस देन इसका मास है प्रोटॉन से, और 1839 टाइम्स लेस देन है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का पार्टिकल है। प्रोटॉन की जो वैल्यू वो उससे 1836 टाइम्स ज़्यादा होगी, न्यूट्रॉन की जो वैल्यू वो 1839 टाइम्स ज़्यादा होगी। किससे? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पे आपके पास दो ऑर्बिट्स हैं। पहला जो ऑर्बिट है वो है n इज इक्वल्स टू 2 और जो दूसरा ऑर्बिट है वो है n इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपसे क्वेश्चन में कहता है कि यूजिंग बोहर मॉडल डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल ऑफ अ फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम एन ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2। यानी कि एक बड़े ऑर्बिट से 5 से वो जम्प करके आ रहा है 2 पे, तो आपके ख्याल से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको जूल पर एटम में आपने कैलकुलेट करनी कैसे होगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ दीजिएगा। यहाँ पर एक इक्वेशन मौजूद है डेल्टा E इज इक्वल्स टू, और ये जो पूरा फैक्टर है ना -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसकी पूरी वैल्यू निकाल के दी हुई है आपको। ये है 2.18 एक्सपोनेंट -18। इसके आगे आपने सिर्फ क्या करना होता है, ये जो दोनों ऑर्बिट्स है ना इसके स्क्वायर्स को सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से जो आपके पास आंसर है वो किस में आ जाता है, जूल पर एटम में। तो आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको n1 बता दिया, आपको n2 बता दिया। आपने जस्ट फार्मूले में पुट अप करना है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आएगा 0.25। 5 का स्क्वायर होगा 25, 1 को डिवाइड करेंगे 25 से, आंसर आएगा 0.04। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देना, आंसर आएगा आपके पास 0.21। बाकी पूरा फैक्टर एज इट इज़ चल रहा है कि डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 एक्सपोनेंट -18। ये सीधा इसी तरीके से चलता चला जाएगा यहाँ तक। यहाँ पर आकर आपने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। इसका आसान तरीका है कि 0.21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.18 से, और एक्सपोनेंट का फिगर जो उसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस जीरो को आप आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो एक्सपोनेंट एक कम हो जाता है। ये कितना बच जाएगा, 4.578 एक्सपोनेंट -17, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर एटम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैं जल्दी से आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको वेव नंबर मालूम करना है एक फोटोन का, और इसमें भी आपको दो एनर्जी लेवल्स बताए जाना है। यानी कि पहला एनर्जी लेवल जो है वो है 3 और जो दूसरा एनर्जी लेवल है वो है 5। तो आप इसका वेव नंबर कैसे मालूम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसके ऊपर एक इसका सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें ये है वेव नंबर। यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट जो है ये है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमने ये RH फैक्टर यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी दो एनर्जी लेवल्स हैं n1 और n2, इनके स्क्वायर्स जो है उसको कैलकुलेट करके हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, और इस तरीके से मेरे पास वेव नंबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे, n1 लिखेंगे, n2 लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो n1 होता है वो हमेशा छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 3 और 5 की वैल्यू आपके पास है तो n1 हमेशा छोटा होगा, n2 हमेशा बड़ा होगा। इन दोनों की वैल्यू लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद ये RH यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू आप लिख देंगे 1.09678 एक्सपोनेंट 7।
ठीक है। मैंने यहाँ मीटर इन्वर्स नहीं लिखा क्योंकि यूनिट मैंने यहाँ मेंशन नहीं की थी। अब इसके बाद आप फार्मूला लगा लेंगे। ये आपके पास वेव नंबर का फार्मूला, तमाम चीज़ें आप पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर जो है वो निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9। 1 को डिवाइड कीजिएगा 9 से, आंसर ये आ जाएगा 0.111। उसके बाद इसी तरीके से 5s का स्क्वायर निकालेगा, 25 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे आप 25 से, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.04। इन दोनों फैक्टर को पहले सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 0.071। अब एक मरतबा फिर आपने यही काम करना जो मैंने आपको सिखाया था कि इस फिगर को इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 10 की पावर 7 को अलग कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद आपके पास ये आंसर आता है 0.0778 एक्सपोनेंट 7। अब आपने क्या करना है, जस्ट पॉइंट्स जो उसको शफल करना है ताकि आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ जाए। मीटर इन्वर्स में ये क्या होगा 7.78, और क्योंकि आपने 0 से पॉइंट्स को शफल किया था तो ये जो पावर है ये 7 के बजाय कितनी आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये वाला जो आंसर है ये भी सॉल्व हो जाता है, आपको वेव नंबर मालूम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें इसने आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है इसने कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल एंड व्हाट इज़ इट्स अप्रॉक्सीमेट मोलर मास, यानी अल्फा पार्टिकल होता क्या है और इसका अप्रॉक्सीमेट मोलर मास क्या होता है। दूसरी बात जो उसने आपसे पूछी है उसने कहा है कि 2 बातें हैं। पहली चीज़ है पेनिट्रेटिंग पावर और दूसरी चीज़ है आयोनाइजेशन पावर। इन दोनों को आपने कंपेयर करना है किस केस के लिए, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस के लिए। ठीक है, हम दोनों बातों का जवाब 1 बाय 1 देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ होते हैं। एक्चुअल में ये बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियर जो होता है ना उससे रिजेंबल होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये इसमें मौजूद होते हैं। तो आपने अपने आंसर में क्या लिखना है कि अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियर, इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड द मोलर मास इज़ 4। आपको पता है कि जो मोलर मास है वो किस तरीके से निकलता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों की जो वैल्यू है उसको आपने ऐड करना होता है। क्योंकि इसने मोलर मास पूछा है तो इसीलिए इसका यूनिट मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ग्राम्स। ठीक है, अच्छा अब दूसरी जो बात है, इसने 2 बातें कही थी कंपैरिजन में कि वो बता दीजिए, पेनिट्रेटिंग पावर बता दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो गामा रेस की होगी, फिर उससे कम होगी बीटा रेस की और सबसे कम होगी अल्फा रेस की। ये वाली बात किस केस के लिए, पेनिट्रेटिंग पावर के लिए। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि आयोनाइजेशन पावर क्या होगी, तो इसमें क्या हिसाब किताब चलेगा आपका, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर है अल्फा पार्टिकल्स में, फिर उससे कम किस में होगी, बीटा में, और सबसे कम होगी गामा में। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये जो साइन है आप इससे फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि ये क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टेट विच सेट इज़ परमिसिबल, एक्सप्लेन वाई द अदर वन इज़ नॉट परमिसिबल, यानी इनमें से कौन सा अलाउड होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर है नंबर बी, जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, पहले केस में क्यों नहीं है इसको इधर देख लीजिएगा ज़रा। n इज इक्वल्स टू 0 है, l 0 है, m 0 है और s में स्पिन दी हुई है +½ ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल कौन सा केस होगा, केस नंबर बी। वजह क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए जो n होता है इसमें शेल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आपसे कोई कह रहा है k शेल है, l शेल है, m है, n है, जो भी है ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 0 तो कोई शेल ही नहीं है। तो अगर कहीं पे किसी भी केस में आपसे कोई कह रहा है कि n इज इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता है, बट इट शुड नेवर 0, कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी ये बात, ठीक है। इसलिए इसमें आप किस वाले पे टिक लगाएंगे, नंबर बी के ऊपर कि वही परमिसिबल है। और नंबर ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें n 0 लिखा हुआ है, तो वो प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा काम। अब आप अपने लास्ट असेसमेंट क्वेश्चन जो उसको चेक करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें इसने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें इसने आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से चेक कीजिए किसका एनर्जी लेवल हाई है। तो देखिए इसका आसान तरीका होता है, इसमें एक रूल अप्लाई किया जाता है, n+l रूल। ठीक है, आपके ये चारों केसेस यहाँ पर मेंशन है जो असेसमेंट 6 में 4s 3d है, 4f 6p है, 5p 6s है और इत्तेफाक से 4s एंड 3d 2 बार लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, और ऑप्शन लास्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों एक ही हैं, 4s और 3d। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अब आप इसको चेक कर लीजिए कि 4 जो है ये आपको बता रहा होता है n क्या है, यानी कि n इसमें क्या है 4 है, इसमें n क्या है 3 है। जो पहला नंबर होता है वो आपको n बता रहा होता है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो n है आपका। तो अगर आप 4 में s की वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने s आपके लिए बता दिया। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आपके पास s
है आपका पहला ऑर्बिटल, तो वो 0 होगा। पी के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, डी के लिए 2 हो जाएगी, एफ के लिए 3 हो जाएगी। तो आप 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा, और 3 में डी की वैल्यू ऐड करेंगे यानी 3 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इन दोनों में देखें, एक कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल है और दूसरा जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल वाला है। तो यही वो पेयर है जिसमें लेस एंड हाई एनर्जी लेवल्स हैं। दूसरा देखिए 4f एंड 6p है, तो 4 में आप f की वैल्यू ऐड कीजिए यानी 4 + 3 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 7। इसी तरीके से 6p करेंगे तो 6 + 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 7। दोनों के जो एनर्जी लेवल्स हैं 7 एंड 7 आ रहे सेम है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए 5p एंड 6s। तो 5 में p की वैल्यू ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 6। 6 में s की वैल्यू नहीं, 6 में 0 ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 6। दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं। और ये वाला तो केस बिल्कुल वही है जो कि फर्स्ट वन है। इसका मतलब जो पहला और आखिरी केस है यही वो पेयर है जिसमें एनर्जी लेवल्स लो एंड हाई है, वरना बाकी दोनों में जो है वैल्यूज़ जो है वो सिमिलर आ रही हैं। तो आई होप सो कि जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।